Hello everyone, welcome to my channel UPSC to the point. So it's day 4 मेंस आंसर राइटिंग। ऑलरेडी हम 6 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन डेली के कवर। तो जिसने भी स्टार्ट नहीं करा है पहले उन वीडियोस को जाके जिसमें फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन को कवर कीजिए, देन कम टू दिस। इस इनिशिएटिव में मैं मॉडल आंसर डिस्कस करता हूँ आपसे 2 क्वेश्चंस के। सो इस समय हम GS 3 के लेकर चल रहे हैं, तो टुडे 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज। 7 क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री इज द की टू सप्लीमेंट फार्म इनकम, मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, एनहेंस वैल्यू एडिशन इन फूड प्रोसेसिंग चेन। सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? ठीक है, तो वही पशुपालन जो हम साथ में एलिड एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम कोई डेयरी इंडस्ट्री से गाय भैंस उनको पालते हैं, वो सब एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट हुआ। तो एनिमल हस्बेंड्री फार्म इनकम में सप्लीमेंट करता है, एक्स्ट्रा इनकम मिलती है फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल बनता है, वैल्यू एडिशन होता है फूड प्रोसेसिंग चेन में, डिस्कस करना है, इवेल्युएट करना है वेरियस गवर्नमेंट मेजर टू बूस्ट एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। उस तो पहले तो आपको इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, मीन कि आपको बताना है किस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स की इनकम को बढ़ाती है, एग्रीकल्चर को सस्टेन करती है, उसके अलावा किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग चेन जो है उसमें वैल्यू एडिशन का काम करती है। फिर आपको गवर्नमेंट के मेजर डिस्कस करने हैं कि उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को पुश करने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो क्या सप्लीमेंट करती है फार्म इनकम को एनिमल हस्बेंड्री? पहले तो आपको समझ होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो सबको होगी, जो बहुत ही बिगिनर हैं अभी नए स्टार्ट करें उनको नहीं हो सकती है। फार्म इनकम में सप्लीमेंट आपने देखा होगा गांव वगैरह में, एक फार्मर भी है तो उसके यहाँ पे एक गाय या भैंस या 2 ये होते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं थोड़ी बहुत ज़रूर। तो ये पुश करती है थोड़ा बहुत फार्म इनकम में। उसके अलावा एग्रीकल्चर सस्टेन बनता है। कैसे? जैसे पशुपालन हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, उससे जैसे मैन्योर मिलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो गाय का गोबर होता है उसका यूज़ करा जाता है, गाय भैंस के गोबर को खाद के रूप में, जो कि ऑर्गेनिक कंटेंट माना जाता है। तो उससे प्रैक्टिस थोड़ी सस्टेनेबल बन जाती है एग्रीकल्चर की। उसके अलावा वैल्यू एडिशन इन फूड प्रोसेसिंग चेन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पता होना चाहिए सबको। जो भी क्रॉप है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, गेहूँ चावल कुछ भी A to Z, उससे हम कोई भी प्रोसेस करके किसी मशीन के थ्रू उसको एक नई फॉर्म दे देते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, चावल किसानों ने प्रोड्यूस करे, उन चावलों को पैक कर दिया गया मशीन के थ्रू एक पैकेट में, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। गेहूँ से आटा बनाया गया मशीन के थ्रू, दैट इज़ वैल्यू एडिशन, क्योंकि अब उसका प्राइस बढ़ जाता है। जो गेहूँ है उससे ज़्यादा प्राइस चावल का होगा, सॉरी गेहूँ उससे ज़्यादा प्राइस उसके आटे का होगा। फिर सपोज कीजिए उस आटे से ब्रेड बना दिया गया, तो ब्रेड फिर वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रेड का प्राइस आटे से ज़्यादा होता है, देन फिर ब्रेड से कुछ बनाया जा रहा है, तो इट्स ऑल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री, स्पेसिफिकली डेयरी इंडस्ट्री की हम बात करें, बहुत हाई वैल्यू एडिशन है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ मिल्क इन सम अदर फॉर्म। कोई बिस्किट से लेके कोई भी कुछ भी चीज़ है जिसमें कहीं ना कहीं मिल्क का थोड़ा ना एविडेंस होता है। बाकी किसी भी अदर सेक्टर में चलिए, जैसे हम सपोज कीजिए फूड प्रोसेसिंग में फास्ट फूड वगैरह है, उसमें भी क्रीम्स हैं, उसमें यूज़ कर रहे हैं, आइसक्रीम हो गई अलग, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री का, डेयरी का यूज़ होता है, मिल्क का, तो वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। उसके बाद में अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप डिफाइन कर दोगे कि एनिमल हस्बेंड्री का कोई डेटा हो तो बेटर होगा, कि देखिए एनिमल हस्बेंड्री इतना सपोर्ट करती है, कि एनिमल हस्बेंड्री ये होती है। उसके बाद में इस पे हमें पॉइंट क्रिएट करने हैं कि फार्म इनकम किस तरीके से बढ़ाती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस तरीके से हेल्प करती है, और वैल्यू एडिशन कैसे होता है इससे। सिंपल, इफ यू राइट लाइन और डेटा सस्टेन हो जाएगा अगर आपको लर्न है, तो इतना पार्ट यू विल कवर। बाद में आपको डिस्कस और इवेल्युएट करना है गवर्नमेंट के मीजर्स टू बूस्ट एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। गवर्नमेंट ने जो मीजर्स लिए उनको इवेल्युएट करना है। पहले तो मीजर्स बताने की सरकार के इनिशिएटिव क्या है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। देन इवेल्युएट करने का मतलब है कि यू हैव टू टेल कि वो किस हद तक सक्सेसफुल रहे और क्या उनमें कमियां रह गई।
फिर लास्ट में कंक्लूड करते समय हम बता सकते हैं कि अब फाइनली कुछ ऐसा कर दीजिए एक लाइन में जिससे वो बूस्ट हो जाए। तो सीधे इसके क्वेश्चन पे आते हैं अब मॉडल आंसर पे। अगेन एनिमल हस्बेंड्री supplement farm income, make agriculture sustainable, enhance value addition in food processing chain, discuss and evaluate government measures to boost animal husbandry sector. So answer start होता है introduction which is data. Livestock provide livelihood to 2/3 of rural community. इंडिया की रूरल कम्युनिटी है उसका 2/3 को livelihood प्रोवाइड करना, ऑलमोस्ट 67% को। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट देते हैं 8.8% पॉपुलेशन इन इंडिया, तो एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट सोर्स है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। उसके अलावा वास्ट लाइव स्टॉक रिसोर्सेज है इंडिया पे। वो जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो 4.11% जीडीपी में रोल प्ले करता है। इट इज़ अ बिग अमाउंट इन इट्सेल्फ। और पूरा जो एग्रीकल्चर है उसका 25.6% केवल एनिमल हस्बेंड्री से आता है। ओवरऑल 18% टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन है। उस 18% में से 4.11% जो हिस्सा है वो केवल लाइव स्टॉक सोर्सेस का है। अब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है तो थोड़ा बताना है किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। उसके अलावा तो सबसे पहले इनकम सिक्योरिटी। अनलाइक फूड क्रॉप इट हैज़ लेस ससेप्टेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड मोर फेवरेबल टू वैल्यू एडिशन। फार्म इनकम बूस्ट करने तो जनरल है कि यू हैव एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एग्रीकल्चर से। इसको एलिड एक्टिविटीज़ में लिया जाता है कि एग्रीकल्चर की एलिड एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट डज इट मीन एलिड एक्टिविटीज़ का मतलब कि ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। हम गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उनको जो खिलाते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड से प्रोड्यूस होकर आता है। जैसे मैंने कहा मैन्योर यूज़ करते हैं, खाद वगैरह उनका, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं, तो वो कनेक्टेड हो गए हैं एग्रीकल्चर से। जब हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज के लिए ससेप्टेबल होता है। मतलब बारिश ज़्यादा होगी तो फसल ख़राब हो सकती है, गर्मी में ख़राब हो सकती हैं, तो वहाँ पे फेलियर के चांस ज़्यादा रहते हैं। बट जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है वो क्लाइमेट चेंज से ससेप्टेबल नहीं होता। बारिश पड़ रही है उससे कोई गाय का रिलेशन है नहीं, वो मिल्क उतने प्रोड्यूस करेंगी। सो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। फ़ायदा क्या है, वैल्यू एडिशन मिलता है वैल्यू में। सेकंड, इट एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेंडर पर्सपेक्टिव से देखें तो वुमेन मेक मोर देन अ थर्ड ऑफ द वर्क फोर्स इन द लाइव स्टॉक सेक्टर। ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कहीं पे कि जो डेयरी सेक्टर है स्पेसिफिकली गाय वगैरह को पालना, उसमें वुमेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अगर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर बूस्ट होता है, हमारा एलिड एक्टिविटीज़ बूस्ट होती हैं, तो उससे जेंडर पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिट होगा, वुमेन की कंडीशन और इम्प्रूव होगी क्योंकि बोथ से कनेक्टेड है। तो 1/3 वुमेन इसमें एंगेज है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलती है। मिल्क, कर्ड, मीट, एग्स इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम ही है कि न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स में हेल्प करती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करती हैं सब चीज़ें। और ये सब इसका पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। मिल्क, कर्ड, मीट, एग्स, ठीक है, ये सब पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। फोर्थ, हेड्स इन मेकिंग एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल बनाने में किस तरीके से हेल्प करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी कनेक्शन है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का भी काफ़ी कनेक्शन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें वो केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, तब हमें यूज़ क्या करते हैं उस समय पे, ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो जैसे गोबर वगैरह होता है इसका यूज़ करा जाता है, तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इसका मतलब ये पुश करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। अगर एनिमल हस्बेंड्री हो रही है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी क्या होता है, बिना किसी 1 रुपए के भी इनपुट के, इनपुट नहीं इसका मतलब है कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कुछ यूज़ नहीं करोगे एक्स्ट्रा खरीद के, तो फिर यूज़ क्या करोगे, वही आप जो अवेलेबल है। तो ये सब बेनिफिट्स जो जस्टिफाई करते हैं इन स्टेटमेंट को। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो किस तरीके से। सपोज कीजिए मिल्क से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, बिस्किट्स वगैरह, अलग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ये सब यूज़ करा जाता है। अब लिमिटेशंस, क्या इश्यूज हैं, इनएडिक्वेट फोडर क्वालिटी हैज़ लेड टू लो प्रोडक्टिविटी। जो फोडर क्वालिटी है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई है। फोडर चारा जो होता है
ठीक है, उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो उससे जब कोई जानवर उसको कंज्यूम करेगा तो उसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन कैटल इज 1777 kg पर एनिमल पर ईयर अगेंस्ट वर्ल्ड एवरेज ऑफ इतने पर एनिमल पर ईयर। तो प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ की ऑलमोस्ट 1000 कम है। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? एक रीजन ब्रीड का होता है, बट एट द सेम टाइम फूड क्वालिटी, वो क्या डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उससे भी उनकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। डिजीज लाइक ब्लैक क्वार्टर इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा, इससे इंडियन कैटल पे इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट, अनसाइंटिफिक हैंडलिंग, राइजिंग एएमआर एक्सेट्रा अफेक्ट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अनसाइंटिफिक हैंडलिंग, राइजिंग एएमआर, एएमआर इज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये अभी एडिटोरियल में कवर करा है मैंने, यू कैन गो एंड चेक डेली एडिटोरियल प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप इसके बारे में समझ सकते हैं डिटेल में किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है ह्यूमन पे, एनिमल पे, दोनों पे। तो ये इनके पोटेंशियल पे इम्पैक्ट डालती हैं डिजीजेज जनरली। इन शॉर्ट में एएमआर यहाँ बता देता हूँ कि जब कोई भी डिजीज इम्यूनिटी के लिए अडॉप्टेबल हो जाती है, मतलब कि वो इतना इम्यून हो जाती है कि दवाइयों का असर उस पर नहीं पड़ता है बीमारी पे, तो वो एएमआर कंडीशन है। बाकी डिटेलिंग के लिए वीडियो चेक कर लीजिएगा। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज रजिस्टर्ड वेटेरियंस अफेक्ट द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। तो जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो स्किल्ड नहीं है, उनको पता नहीं कैसे देखभाल करनी है, कैसे ट्रीट करना है। उसके अलावा ओवरऑल स्किल की कमी है, तो उसकी वजह से भी जो है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पर असर पड़ता है। Fifth point is inadequate forward and backward linkages mar the potential of sector, poor FPI linkages in the animal husbandry. Backward and forward linkages, यूपीएससी ने इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पेसिफिकली इससे विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर। होता क्या है बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब होता है कि एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो वैल्यू एडिशन करती है। सपोज कीजिए मिल्क, अमूल मिल्क खरीद रहा है गांव वालों से कई सालों से, और वो मिल्क खरीदने के बाद में मिल्क का कुछ तैयार कर रहा है, चॉकलेट तैयार कर रहा है, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। अब बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होगी? अमूल पे मिल्क का पहुंचना। फॉरवर्ड, फिर जो प्रोडक्ट बना के तैयार करेगा अमूल उसका कंज्यूमर तक पहुंचना। तो ये लिंकेजेस हमारी अच्छी नहीं है, जिससे जो सेक्टर है उसका प्रॉपर पोटेंशियल निकल के नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जो एफपीआई हैं उनकी लिंकेजेस एनिमल हस्बेंड्री से नहीं है डायरेक्ट। बीच में इंटरमीडियरीज हैं, बहुत सारे बिचौलिए होते हैं कि डायरेक्ट वो एक गांव के ग्रुप से डायरेक्ट उसको नहीं कर पाते हैं, स्टॉक नहीं ले पाते हैं उनसे, तो इससे प्रॉब्लम पड़ता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। बाकी ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस है GS3 एग्रीकल्चर में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। अब स्टेप्स के लिए सरकार ने वो यहाँ जाते हैं लाइव स्टॉक मिशन। लाइव स्टॉक मिशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी हो, मतलब दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि नस्ल ठीक हो, ब्रीड अच्छी हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली ब्रीड हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ज़्यादा से सेक्टर में। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हस्बेंड्री के लिए, उससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और इंसेंटिवाइज दिया जाएगा एमएसएमईज को, एफपीओज को, एंटरप्रेन्योर्स को। एफपीओज होती हैं फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती हैं? मतलब एक कलेक्टिव ग्रुप है, क्योंकि जब एक किसान को अपना केले का सामान बेचना है और एक ग्रुप में बेचना है तो ग्रुप वाले को ईज पड़ता है। तो ये एफपीओज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फार्मर्स आपस में एक जगह मिलके अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अभी हमने इशू देखा डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वो लिया गया है, तो ये है फुट एंड माउथ डिजीज़, ब्रूसलोसिस, वैक्सीनेशन के इनको ठीक करना। उसके अलावा नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन सो लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग जेनेटिक मेरिट। थोड़े जेनेटिक चेंजेस लाना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब जो प्रेग्नेंट करवाया जाता है काऊ या उनको किसी भी एनिमल्स को, वो आर्टिफिशियल तरीके से करवाना, जिससे मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सके टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार का जो बॉबिन, मतलब बॉबिन ब्रीडिंग के लिए स्टेप लिया गया, डेवलप कर सके इंडिजीनियस बॉबिन ब्रीड। फोकस, मतलब जनरली गवर्नमेंट के जो फोकस हैं वो कुछ सेक्टर पे पर्टिकुलर ऐसे हैं। डिजीज कंट्रोल करनी है, ब्रीड अच्छी लानी है जिससे प्रोडक्टिविटी हाई हो,
और उससे कनेक्ट होकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो एक चेन क्रिएट करनी है, मेनली 3 चीज़ों के आसपास सारे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं ये घूमते हैं। पशु आधार योजना टू ट्रैक द लाइव स्टॉक और डिजीज कंट्रोल, अगेन पशु आधार योजना, उसमें भी डिजीज कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी को चेक करना है। तो डिजीज कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिकल एंगल, इनकम वाला, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। अब ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि प्रोड्यूस भी हो रहा है, ठीक है, ब्रीड ठीक हो गई, बट मेन थिंग इज वैल्यू एडिशन। जितना जिस कंट्री में वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है, जैसे न्यूजीलैंड है, इसके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, उनमें अच्छी ब्रीड की काऊ होती है, दैट्स वन थिंग, प्रोडक्शन अच्छा होता है। बट मोर इम्पोर्टेंट, उनके यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत हाई है, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, बहुत ब्रॉडर हैं, लिंकेजेस बहुत अच्छी हैं। तो वो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क से कई सारी चीज़ें, चॉकलेट्स और ये ब्रेड बटर वगैरह ऐसी चीज़ें, और इनको सप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिंकेजेस होना ज़रूरी है, इससे वो मिल्क का अमाउंट एक अलग लेवल पे पहुंच सके, वो मीट का अमाउंट एक अलग लेवल पे पहुंच सके, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री को लिंक करना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर रिसर्च एंड पेटेंट हैज़ ऑल द पॉसिबल पोटेंशियल टू मेक इंडिया अ न्यूट्रिशनल पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर एनिमल हस्बेंड्री को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अच्छे तरीके से कनेक्ट करा जाए, एग्रीकल्चर से रिसर्चेज हों उस पर, ठीक है, पेटेंट दिलाए जाएँ, तो उससे जो है पोटेंशियल निकल के आएगा इंडिया का रियल वाला एज अ न्यूट्रिशनल पावर हाउस, क्योंकि न्यूट्रिशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द इम्पेरेटिव होप, डेफिनेट डिजायर एंड अर्जेंट पनेशिया फॉर इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। तो ये एक रास्ता है जहाँ पे एक और एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन से, क्लाइमेटिक डिजास्टर से, वहाँ पे एक होप है आने वाले टाइम के लिए। तो दैट्स अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। देखिए क्वेश्चन का जो ये हम मॉडल आंसर देखते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉडल आंसर, एक कई सारे एंगल को कवर करता है। वेरी फर्स्ट थिंग इज नॉलेज ऑफ, अगर आप सुनोगे तो ये हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक को कवर कर रहा होता है, एक पूरे टॉपिक को नहीं तो हाफ ऑफ द टॉपिक कवर कर लेता है। एनिमल हस्बेंड्री यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग अगर आप इसको सुनने हो तो अपने आप में ये नॉलेज गेन हो रही है, स्लोली आपको ग्रेजुअली नॉलेज गेन हो रही है। उसके अलावा आप सीख रहे हो कि यहाँ इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। नॉलेज गेन होना और आंसर का पता लगना, ठीक है, दोनों ही चीज़ें काम की हैं काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्रॉपिंग पैटर्न does not concur with the agroclimatic reality leading to unintended undesired consequences। कमेंट करने को बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को विद एग्जाम्पल, साइड्स दिखानी है इसकी। सो व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न कुछ नहीं है, हम जो भी फसलें उगाते हैं वो एक पैटर्न में उगाते हैं। सपोज कीजिए अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हरियाणा यूपी साइड की, तो उस साइड में क्या होता है, वीट, राइस, शुगर केन, ये सब ग्रो करा जाता है जनरली, पल्सेस भी ग्रो होती हैं, बट वीट, राइस, शुगर केन ये मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ का ये क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। क्या पैटर्न है? बोले कि वीट, राइस और शुगर केन ग्रो करा जाता है, कि जाड़ों में वीट हो रहा है और गर्मियों के टाइम में शुगर वो राइस हो रहा है। तो इस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया में किस किस टाइप की क्रॉप हम सो कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, वही क्रॉपिंग पैटर्न है। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न एक्चुअल में जो डिसाइड होता है ट्रेडिशनली, वो वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। व्हाट डज इट मीन? जैसे राइस है, सपोज कीजिए, चावल, चावल को पानी ज़्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। तो चावल को ग्रो करने की सबसे अच्छी कंडीशंस कहाँ होंगी? जहाँ पे 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता हो, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ होगा, मतलब उसकी क्लाइमेट ऐसी होगी कि वहाँ पे चावल ग्रो हो सकता है, राइस। तो क्रॉपिंग पैटर्न रिलेट करता है किसी कंट्री की एग्रो क्लाइमेटिक रियलिटी से, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जब हम बोते हैं उससे फ़ायदा होता है। बट हमारी कंट्री में जो है उसके हिसाब से जब नहीं चला, हमने जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे सपोज कीजिए एक बहुत ही ज़्यादा सूखा ड्राई एरिया है, वहाँ पे चावल का करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होगा, अगर रेनफॉल नहीं है वहाँ पे तो सूखा इलाका है, फिर भी हम वहाँ पे राइस ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पे वाटर क्राइसिस हो सकती है। तो जब हम एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? अनइंटेंडेड अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस।
जो हम नहीं चाहते थे ऐसे परिणाम पड़ेंगे। ऑफ कोर्स पड़ेंगे, वो हमें बताना है किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम, क्या क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं आगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो आते हैं इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर पे जल्दी से। क्रॉपिंग पैटर्न की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंट क्रॉप जब एक पर्टिकुलर एरिया में हम शो करते हैं, वो ही उसका क्रॉपिंग पैटर्न है। सिंपल जो फसलें बोई जा रही हैं एक एरिया में, वो क्रॉपिंग पैटर्न है उसका। इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। अब इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं, जिसकी वजह से डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ फॉलो होते हैं। एक सिंपल सा मैप बना के छोटा सा यू कैन रिप्रेजेंट कैसे क्रॉपिंग पैटर्न है। मैंने इसको ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं बनाया है। राइस, शुगर केन, वीट ये यूपी साइड में हो गया, बाकी यही राइस वीट पंजाब साइड में हो गया, ज्वार बाजरा राजस्थान साइड में, ज्वार बाजरा और वीट गुजरात साइड में, कॉटन, राइस, शुगर केन महाराष्ट्र साइड में, राइस इस साइड में, राइस और वीट इधर भी होता है, ये कावेरी के प्लेन एरिया हो गए। टी कॉफ़ी इस साइड में, टी कॉफ़ी यहाँ पे, राइस वीट राइस राइस और जूट वेस्ट बंगाल में। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक हल्का सा ग्लिम्स देने के लिए कि दिस काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एग्जिस्ट इन इंडिया। अब आते हैं जो हम एक्सो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करते हैं जब पैटर्न को, तब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो पहला एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सॉइल एग्जॉशन, सॉइल खराब होती है कैसे? पंजाब हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, तीन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ से कनेक्टेड है, उसकी रूट्स यहाँ से कनेक्टेड है। इंटेंसिव मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे किया गया, अब भी होता है। पंजाब हरियाणा became the granary of India since the Green Revolution owing to high cropping intensity, good irrigation, use of fertilizer। पंजाब हरियाणा ग्रेनरी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है राइस और व्हीट का, ग्रेन दो चीज़ों का। इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव यहाँ पे जब हमने ये प्रोडक्शन करा है, उसकी वजह से यहाँ की सोइल एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, मतलब एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, एक एरिया के अकॉर्डिंग सोइल की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। बार बार उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना उसके न्यूट्रिएंट्स को ख़राब कर देता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है। वाटर मिसयूज़, शुगर केन बहुत हाई वाटर लेती है, राइस से भी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है शुगर केन। यूपीएससी ने इसको प्रीलिम्स में 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, लीस्ट वाटर डेफिशिएंट क्रॉप कौन सी होती है, मतलब सबसे खराब तरीके से पानी का इस्तेमाल करने वाली फसल शुगर केन। अब शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप, मतलब शुगर केन के लिए पानी बहुत चाहिए, तो हमें शुगर केन गन्ने को ऐसी जगह बोना चाहिए जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो। बट हो क्या रहा है, डिफरेंट डेफिशिएंट स्टेट राजस्थान जैसी जगहों पे भी हम गन्ना उत्पादन कर रहे हैं। क्या होगा, जो पहले से इतनी पुअर कंडीशन में वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो और ख़राब हो जाएगा। पानी निकाल निकाल के ज़मीन में से इरिगेशन करेंगे तो नहीं चलेंगे अगर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, तो ये हो रहा है। उसके अलावा थ्रेट टू लोकल माइक्रोफ्लोरा, जो लोकल फ्लोरा है, पेड़ पौधे हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो आउटसाइड द एग्रो क्लाइमेटिक जोन की क्रॉप होती हैं बाहर की, वो एलियन स्पेसीज की तरह एक्ट करती हैं और लोकल फ्लोरा फौना को खतरा पहुंचाती हैं। लॉस ऑफ हिमालयन हर स्पेसीज ड्यू टू मोनोकल्चर्स। सपोज कीजिए एक जगह पे वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो होती है, हमने एक बाहर से क्रॉप इंट्रोड्यूस करी जिसको हमने वो सब इंग्रेडिएंट दिए जिसको नीडेड थे, ये एलियन स्पेसीज हो गई। एलियन मतलब ये इस एरिया की नहीं है, बट अब आके यहाँ ग्रो कर रही है, तो ग्रेजुअली क्या होगा, ये इस पूरे एरिया को कवर करने लगेगी। ठीक है, और जो लोकल क्रॉप हैं वो गायब होने लगेंगी। लॉस ऑफ वेराइटीज, उसके अलावा मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, एक ही क्रॉप को बार बार उगाना, ऐसे हमारे यहाँ पे इधर जो पंजाब हरियाणा के एरियाज होते हैं इंडिया में या वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल चावल गेहूँ गेहूँ शुगर केन, तो उससे मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस वैरायटी ख़त्म हो गई हैं क्रॉप्स की ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट भी एमएसपी देती है तो वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए। सो दैट्स इट। उसके अलावा इकोनॉमिकल क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अनसाइंटिफिक क्रॉपिंग में एंश्योर शॉर्ट टर्म बेनिफिट, देखिए शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट मिलते हैं कि आपने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करे, बहुत ज़्यादा इरिगेशन सप्लाई कर दी, वो फसल वहाँ के लायक नहीं है, फिर भी आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया और आपको अच्छा अमाउंट मिल गया। बट लॉन्ग टर्म में वो मिट्टी पे इम्पैक्ट डालेगी आपकी, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी, धीरे धीरे वाटर रिसोर्सेज ख़राब होने लगेंगी, तो उस सब से जो है लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। एग्जाम्पल के लिए
शुगर केन इन राजस्थान, वाटर को वहाँ पे जो पहले से ही वाटर स्केयर था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर इश्यूज हो गए हैं। लॉस ऑफ लोकली suited crop add to food expenses and leads to food inflation of the mainstream crop including potatoes etc. उसके अलावा जो लोकल क्रॉप्स होती हैं suited, उनको कम प्रोड्यूस करने की वजह से उनका ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उनकी डिमांड पे असर पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज सोशल। द लोकल कम्युनिटीज सफर द मोस्ट एज लैंड अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर स्टेपल डाइट इज नाउ डाइवर्टेड। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी जो मेन डाइट थी वो डाइवर्ट हो गई है। कसाव एंड मिलेट, जैसे मिलेट की बात करते हैं, वो अब नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारी अलग क्रॉप रह गई हैं, तो लोकल क्रॉप गायब। उसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती थी इन ट्रेडिशनल क्रॉप्स में, वो भी अब लोगों को नहीं मिल पाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है क्योंकि जो लोकली सोर्स फूड थे वो गायब हो रहे हैं, और ये हाई आयरन डेफिशिएंसी वुमन में ओबेसिटी और मोल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम, क्योंकि वीट राइस सरकार भी इनको ही अपना जो फूड राइस शॉप्स होती हैं, गल्ले की दुकान, सरकार भी डिस्ट्रीब्यूशन में इन्हीं को यूज़ कर रही है। न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी हाई नहीं है जितनी ट्रेडिशनल क्रॉप की थी, तो उससे ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा कल्चर एंड एक्सटेंशन ऑफ लोकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन। अब क्या ले सकते हैं? एक तो एमएसपी को लोकलाइज करो। एमएसपी एक बहुत बड़ा इशू है, हम लिमिटेड क्रॉप्स पे एमएसपी देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोक्योर गेहूँ चावल मेनली उस कैटेगरी में आते हैं। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करा जाए लोकल क्रॉप का, उन सब मतलब जैसे ओवरऑल कंट्री में 23 क्रॉप को डिसाइड कर रखा है इन पे एमएसपी मिलेगा, ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। कोई कंडीशन है कहीं की वहाँ पे वो क्रॉप सुटेबल नहीं है जिस पे आपने एमएसपी दे रखा है, तो ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। एमएसपी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वो लोग ग्रो कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो उस पर एमएसपी दो, उसको प्रोक्योर करवाओ, एटलीस्ट वहाँ के मार्केट में वो क्रॉप अच्छे तरीके से स्प्रेड होगा। जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ रेड राइस इन उत्तराखंड, ज्वार इन राजस्थान, राजस्थान की ज्वार फसल है उस पर दो, रेड राइस उत्तराखंड का है वहाँ एमएसपी दो, तो डिसेंट्रलाइज करो, लोकलाइज करो। उसके अलावा मेन स्ट्रीम लोकल क्रॉप जो हैं उनको पॉलिसी सपोर्ट मिलना चाहिए। इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट, जैसे हमारा इनिशिएटिव था ये 2018 में नेशनल मिलेट ईयर बनाया था हमने, और हमारे एफर्ट से यूनाइटेड नेशन ने जो 2023 चल रहा है ये इसको डिक्लेयर कर रखा है इंटरनेशनल मिलेट ईयर। इससे मिलेट की ग्रोथ होगी, अभी हमारी पॉलिसी सपोर्ट है, तो ग्रोथ होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेंगी, ठीक है, और एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। बोटेनिक गार्डन्स, हर्बेरियम टू बी प्रेजेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रिजर्व एंड इवन मार्केट सीड एंड प्लांट्स ऑफ लोकल वेराइटीज़। तो लोकल क्रॉप जो हैं जो धीरे धीरे गायब होती चली जा रही हैं, उनके लिए बोटेनिक गार्डन और हर्बेरियम बनाए जाएं जिससे उनके सीड वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। फोर्थ, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग द मार्केट लिंकेजेस फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यूटिलिटी शुड बी इंश्योर्ड। उसके अलावा जो मार्केटिंग के लिंकेजेस हैं, ठीक है, जो कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सब ये तरीके होते हैं जिनसे सोइल ख़राब नहीं होती है और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। तो इनके लिए जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करो, इनकी मार्केट से लिंक बनाओ एक, कि ये सब सामान जो ग्रो कर रहा है इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, उनकी क्रॉप आसानी से मार्केट तक पहुंच सके, और उनको ट्रेन करो थोड़ा जिससे अच्छे तरीके से वो प्रोड्यूस कर सकें। उसके अलावा लोकल प्रेजेंस तो फेयर एंड एवन सोशल मीडिया कैन गिव एन इंसेंटिव टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ रीजनल क्रॉप। बाकी जो रीजनल क्रॉप है उनको पॉपुलराइज करो सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू। ओवरऑल कंक्लूड करते हैं इसको, एग्रो क्लाइमेटिक सूटेड क्रॉप प्रोवाइड बेटर डिजीज असिस्टेंट एज वेल एज क्लाइमेटिक टॉलरेंस। तो अगर हम एग्रीकल्चर मतलब एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो बेटर डिजास्टर रेसिस्टेंट, क्योंकि सबसे मोस्ट सुटेबल क्रॉप तो वही होती है जो वहाँ के एनवायरनमेंट को जानती है बहुत टाइम से, नई क्रॉप नहीं होती, तो वो डिजीज से बची रहेंगी अपने आप ही, क्योंकि जो हम नई क्रॉप इंट्रोड्यूस करते हैं उनमें डिजीज लगती हैं तो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो फिर केमिकल होते हैं, अगेन मिट्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पानी में मिलकर पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक सूटेड क्रॉप डिजीज रेसिस्टेंस होती हैं और क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकती हैं। क्लाइमेट के मतलब क्लाइमेट थोड़ी एक्सट्रीम भी हो रही है तो उसको ढाल अपने आप को ढाल सकती हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मिलेट है, मिलेट ड्राई कंडीशन में ग्रो हो सकता है, इजीली सूखे में ग्रो हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर सडन रेनफॉल भी हो जाता है ना, तब भी उसको भी हैंडल कर सकता है मिलेट। तो ये काफ़ी अच्छे से टॉलरेंट है क्लाइमेट का, तो इनको सपोर्ट चाहिए। नीड ऑफ द ऑल इज टू प्रोवाइड लोकली सूटेड क्रॉप। क्या करना है, जो लोकली सूटेड क्रॉप है उनको रिग्रोथ करनी है उनकी दोबारा से, सपोर्ट
करना है उनको लॉन्ग टर्म फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के। तो आज की कंडीशन के हिसाब से एक तो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, वाटर क्राइसिस, पोल्यूशन, सोइल प्रोडक्टिविटी कम होना, इन सबको ध्यान में रखते हुए देयर इज अ नीड कि वी शुड रिटर्न टू द ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम जो है क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट करें, जिससे फर्टिलाइज़र का ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना हो, पेस्टिसाइड का यूज़ ना हो, सोइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहे, तो ओवरऑल हम फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव कर सकें। सो दैट्स फॉर टुडे। 2 क्वेश्चन कवर हुए हैं। डेली देखिए वीडियोस को, डेली ट्राई कीजिए आंसर लिखने का, समझिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।